माहेश्वरी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जो आपने ये तीसरा रैंक हासिल किया CGPSC 2018 की परीक्षा में। थैंक यू सर। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी ये जर्नी शुरू कब से हुई और ये आपका कौन सा प्रयास था? सर, ये मेरा तृतीय प्रयास था। इसकी शुरुआत मैं अपने स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय चिस्दा, जिला जांजगीर चांपा से बताना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ जब भी कोई डेलीगेट्स इंस्पेक्शन के लिए आते थे तो उनका जो इफ़ेक्ट है, मतलब उनका जो भी कार्य करने का तरीका था वो मुझे बहुत प्रभावित किया। तो मैं बचपन से ही सोच ली थी कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तो उस हिसाब से मैं आगे बढ़ते गई। लेकिन एक्चुअल में तैयारी मैं ग्रेजुएशन के बाद से की हूँ। ग्रेजुएशन के बाद से जी आपकी तैयारी हुई? जी सर। मतलब आपके कहने का मतलब जो सबसे अच्छा समय होता है वो आप ग्रेजुएशन से या उसके बाद से ही आप इस तैयारी पे लग जाएं? जी सर। जी। और आप जैसे कि आप जानती हैं और आपने भी खुद इस पर पेपर दिया है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अब जो प्री के एग्ज़ाम हो गए हैं जी सर, और ये जो 3 महीने का जो समय है उसमें इतने बड़े मेंस के सिलेबस को कैसे कोई विद्यार्थी हैंडल करे? क्योंकि जनरली प्री के एग्ज़ाम तो हम दे देते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये है कि जो मेंस का इतना बड़ा सिलेबस है उसको हम कैसे पढ़ें? सर सबसे फर्स्ट मैं ये बोलना चाहूँगी कि चूँकि प्री के एग्ज़ाम्स हो गए हैं तो अब उस बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आधे बच्चे यही सोचते रह जाते हैं कि अभी हमारा प्री क्लियर होगा कि नहीं, तो उससे वो मेंस के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाते। तो अभी प्री को पूरा भूल जाना है, होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। मेंस को देखा जाए तो सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए, चाहे किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। चूँकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं तो कम से कम सभी सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें थोड़ा न थोड़ा आना ही चाहिए, ताकि हम यदि कोई सा भी क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाए तो उसको लिख सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सातों पेपर में सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। यस सर। जो लैंग्वेज का पेपर है और जो एसे का पेपर है। यस सर। और आपने भी एसे में बहुत ही शानदार नंबर लेके आया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को आप थोड़ा सा गाइड करिए कि पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 को कोई स्टूडेंट कैसे हैंडल करे। सर पेपर 1 में 100 मार्क्स हिंदी का है, और जैसे यदि हम हिंदी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो या क्वेश्चन पेपर देखें तो लगता है कि 2 नंबर पर्यायवाची है, 2 नंबर विलोम है, तो इतना सारा क्यों पढ़ें, लेकिन वही 2-2 नंबर बहुत हो जाता है। तो 2-2 नंबर में सभी चीज़ें डिवाइडेड है, तो किसी भी सेक्शन को इग्नोर नहीं करना है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखना है, किस टाइप से क्वेश्चन आया है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। ये पेपर 1 के लिए होगा। पेपर 2 निबंध है, तो उसमें मैं बोलना चाहूँगी सर न्यूज़पेपर में संपादकीय जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें नए नए आइडियाज़ होते हैं। कोई ऑथर की मेंटालिटी क्या है या हमारा एक मेंटालिटी कैसा होना चाहिए किसी सब्जेक्ट को लेकर या फिर किसी इश्यूज़ को लेकर, तो एक डिप्लोमेटिक वे होना चाहिए। तो ये बहुत इम्पैक्ट डालता है निबंध के लिए। निबंध में आंकड़ों का कितना महत्व है? डेटा सर, यदि डेटा बोला जाए तो हाँ, याद आ रहा है तो लिखना चाहिए, नहीं तो उसके पीछे एकदम भागना नहीं चाहिए कि मुझे ये डेटा याद करना है, वो डेटा याद करना है। याद आ रहा है तो ज़रूर लिखे, नहीं याद आ रहा है तो उसके लिए इतना पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी ऐसे की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका? सर जैसे 4 निबंध है तो सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी रख सकते हैं, या फिर जिसमें जो भी कंफर्ट हो। किसी को पैराग्राफ में अच्छा लिख सकता है वो, तो वो पैराग्राफ वाइज लिखे। कोई पॉइंट वाइज अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है तो पॉइंट वाइज लिखे। चलिए, अब रही सबसे मेन पेपर जो हमारा होता है जो 3rd और 4th। जी सर। जी, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है और जो साइंस वाला सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर जो है वो एक ऐसा पेपर है जो इंजीनियरिंग वालों के लिए पूरा नया हो जाता है, और वहीं आपका जो कॉमर्स वाले हैं उनके लिए थोड़ा तीसरा पेपर बेनिफिट रहता है उनको, और जो इंजीनियरिंग वालों के लिए जो साइंस का पेपर है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। yes, तो हम ये जानना चाहेंगे जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं हमारे, वो 3rd पेपर को कैसे मैनेज करें, और जो नॉन आपका साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट है वो 4th पेपर जो हमारा साइंस का पेपर है उसे कैसे मैनेज करें? सर चूँकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो 3rd पेपर के लिए मेरी ये स्ट्रेटजी थी
कि मैं जो भी पढ़ती थी उसको लिख कर देखती थी, क्योंकि याद हो रहा है ठीक है, लेकिन उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट रहता है। तो जो भी याद करती थी मैं उसको लिख कर देखती थी। तो इसमें यदि कोई आंसर को डील कर रहे हैं तो 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग करके देखती थी, क्योंकि यदि 8 मार्क्स में है तो उसको थोड़ा सा एक्सपांड कर दे तो 10 और 15 मार्क्स के लिए भी हो जाता था, और ये थोड़ा सा कंसाइज कर दे तो 4 मार्क्स के लिए हो जाता था। तो 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिख कर देखती थी मैं। और पेपर 4th में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि मतलब मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि ये अलग है, ये एग्ज़ाम थोड़ा अलग है, इसमें स्पेसिफिक आंसर लिखना है साइंस में भी। तो इसको मैनेज करके चली थी मैं। तीसरे पेपर के लिए कोई बुक अगर आप बताना चाहें हमारे स्टूडेंट, क्योंकि हिस्ट्री जो बहुत बड़ा सेक्शन है, खास करके जब से आपका हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत जुड़ा हुआ है तो हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है। जी सर। जी, जबकि पॉलिटी हालांकि महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है लेकिन उसका जो वेटेज है वो थोड़ा कम कर दिया गया है। यस सर। और वहीं छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री जो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं कि जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है, खास करके छत्तीसगढ़ का इतिहास और जो भारतीय इतिहास है, उनके लिए बच्चे कौन कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं और कैसे अपने नोट्स बना सकते हैं? कंटेंट जो है सब में एक ही रहता है, बट बच्चे ये भटकते रहते हैं कि वो टॉपर ने ये बुक सजेस्ट कर दिया, उस टॉपर ने वो बुक सजेस्ट कर दिया तो हम वही पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि कोई कंटेंट है वो सब बुक में एक ही रहेगा। हमें ये इस पर फोकस करना चाहिए कि वो कंटेंट है वो हमें याद रहे, ताकि हम उसको कैसे भी तरीके से कोई क्वेश्चन आए तो उसको लिख सकें। अब बात करते हैं ऐसे पेपर जिसपे लगातार स्टूडेंट्स की ये शिकायत रहती है कि उसमें बहुत ही कम नंबर आते हैं, और वो पेपर है पेपर नंबर 5 इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन। जी सर। तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? आपने इतने अच्छे जो मार्क्स लाए हुए हैं वो आपके मार्क्स आपके कैसे आए और कैसे हम उसमें नवाचार का प्रयोग कर सकते हैं? सर पेपर 5 में इंडियन जियोग्राफी में मैं मतलब वो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी हूँ स्कूलिंग टाइम पे, तो मुझे उतना डिफ़िकल्ट नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पेपर 5 में मेरे जो अच्छे मार्क्स हैं वो इंडियन जियोग्राफी की वजह से हैं। अच्छा जी जी। और इकोनॉमिक्स जो भारत आपका जो सेक्शन है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था हम कहें या छत्तीसगढ़ का जो भूगोल और अर्थव्यवस्था वाला सेक्शन है जी, वो लगातार स्टूडेंट की शिकायत रही है कि हमें इसमें नंबर नहीं मिलते हैं। तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहती हैं कि वो किस प्रकार से आंसर लिखे और उनके जो 5th पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए? सर इंडियन इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जीडीपी क्या है या क्रय शक्ति क्षमता रीति ये सब क्या है, तो उसका डेफिनेशन लिख दें, और यदि हो सके तो एक आध डेटा लिख दें, तो उससे स्पेसिफिक आंसर होता है। और जियोग्राफी सेक्शन में जितने जाए आप जहाँ पर डायग्राम बनते हैं वहाँ पर डायग्राम जी सर। जैसे 8 मार्क्स और 10 मार्क्स के लिए तो उसमें डायग्राम बना सकते हैं, और छोटे छोटे इंडियन के मैप जो है इंडिया मैप उसकी प्रैक्टिस करके रखें। अब बात करते हैं पेपर नंबर 6। यस सर। जो सबसे ज़्यादा जो आपको चाहे स्टूडेंट्स को बोले जो दर्शन शास्त्र और सोशियोलॉजी, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिनकी तैयारी हम प्री में नहीं करते हैं, ये टोटल हमारे लिए नया सब्जेक्ट होता है। तो दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र को लेकर के क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए स्टूडेंट्स की? सर दर्शन शास्त्र में कुछ टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं, जैसे पाश्चात्य दर्शन, तो उसके लिए मैं सिलेबस टू सिलेबस कवर की थी। जैसे पहले बताई हूँ कि कोई भी टॉपिक आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पूरी तरीके से छूट जाए, तो इसके लिए कहीं से भी गाइडलाइन ले सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, तो उसका भरपूर यूज़ कर सकते हैं। समाज शास्त्र में ऐसे लगता है कि ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, लेकिन राइटिंग स्किल ऐसी होनी चाहिए कि हम अपना समाजशास्त्र ना लिखें, जो बुक में है उसको लिखें। जैसे मैं गुप्ता शर्मा की बुक फॉलो की थी, तो उसमें और समाजशास्त्र का यदि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर देखा जाए तो बाहर से क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, जैसे एनालिटिकल क्वेश्चन जिसको बोला जाता है वैसे टाइप के नहीं रहते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं। तो गुप्ता शर्मा की बुक फॉलो करना चाहिए उसके लिए। और हमारी जो दैनिक जीवन में समाजशास्त्र से संबंधित जो घटनाएं घटित होती है उनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे यहाँ जो भी हिस्ट्री से रिलेट होता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेट हो, समाजशास्त्र की अपनी भूमिका हो सकती है उसमें। अब बात करते हैं पेपर नंबर 7 जो सभी के लिए नया था।
जी सर। और आपके लिए भी नया था, तो जी सर। आपने भी इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया होगा, रिवीजन किया होगा, क्योंकि एक्ट वाले सेक्शन है, संस्थाएं हैं, तो हो सकता है आपको इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो। जी तो सर। इसके लिए हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं ताकि अंतिम जो इस 3 महीने का समय है, तो उसमें स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा नंबर लेकर आ सके? सर, पेपर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अधिनियम के साथ योजनाएं भी हैं। जनरली हम लास्ट टाइम ये हुआ कि सब अरे अधिनियम जुड़ा है करके उसके पीछे भागने लगे और इस पार्ट को इग्नोर कर दिए कि योजनाएं भी हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो योजनाओं से थी। ठीक है, तो यदि इस चीज़ को देखा जाए तो हाँ, पीएससी का ये स्ट्रेटजी रहता है कि बच्चों के लिए कोई भी सब्जेक्ट एकदम बर्डन टाइप से ना रहे। तो ऐसे उस टाइप के क्वेश्चंस भी आए थे कि जो इजी थे, तो इसको मैनेज करके चलना है। और रही बात अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, तो सर मैं एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी थी, तो मैं तो बहुत खुश हुई थी कि यूएनओ ऐड हुआ है, वर्ल्ड बैंक ऐड हुआ है, आईएमएफ ऐड हुआ है। ठीक है, तो और अंतिम में बात करें तो इन 7 पेपर के लिए आंसर राइटिंग की, यस सर। क्योंकि मुख्य परीक्षा अगर किसी भी स्टूडेंट को क्वालिफाई करना है तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा भूमिका रहती है आंसर राइटिंग की। तो डेली रूटीन में हम कितने घंटे का समय आंसर राइटिंग को दें? सर मैं आवर्स काउंट करके नहीं पढ़ती थी। जी जी। जैसे मैं लास्ट 2 टाइम्स जब पढ़ी थी तो उसमें एक स्ट्रेटजी बना ली थी कि इतने दिन में इतने सब्जेक्ट को कवर करना है, तो उससे ना प्रेशर जनरेट होता था कि अरे मैं अभी तक आधा सिलेबस भी कवर नहीं की हूँ। तो इस बार मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैं बिना किसी टाइम टेबल के पढ़ूँ, उसे रिलैक्स होके पढ़ पाई मैं। टेस्ट सीरीज की क्या भूमिका हो सकती है हमारे इस पीएससी के एग्जाम में? सर टेस्ट सीरीज़ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हमें मेंस एग्ज़ाम देना है उसमें 6 घंटे लिखना है कंटिन्यू। तो इसमें फर्स्ट तो टेस्ट सीरीज़ में 3 घंटे बैठकर लिखने की हैबिट जनरेट होती है और उससे रिमार्क्स से हमें ये भी पता चलता है कि हम कहाँ हमारी कमजोरियां हैं या फिर कहाँ हम अच्छे हैं। तो कमजोरियों को दूर करना है और जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको और अच्छा करना है। और अंतिम में बात करते हैं हम बात आपके इंटरव्यू की। जी तो सर। कौन सा आपको बेंच मिला था, कौन कौन आपके पैनल पे थे और किस प्रकार के क्वेश्चन आपको किए गए? सर मेरा इंटरव्यू पिस्दा सर के बोर्ड में था और चूँकि मैं एक फ़ीमेल कैंडिडेट थी तो ये कंपलसरी हो जाता है कि फ़ीमेल कैंडिडेट से महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो कोई भी फ़ीमेल कैंडिडेट हो तो इसके लिए रेडी रहना है, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं फ़ीमेल के लिए या फिर छत्तीसगढ़ में उनकी स्थिति क्या है। और अदर पार्ट में सर मुझसे आईआर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि ब्रेक्जिट का मुद्दा क्या है, ब्रिटेन में जो चुनाव हुए हैं उसका मुद्दा क्या है, अभी कौन प्रधानमंत्री बने हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप पे महाभियोग का कारण क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चंस। अंतिम में कोई संदेश जो आप हमारे छात्रों को देना चाहें? जी सर, चूँकि इसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स रहते हैं तो पी स्टैंड्स फॉर पेशेंस। मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि आप असफल हो रहे हैं तो कभी भी अपना धैर्य मत खोइए। असफल हो रहे हैं मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और यहाँ बाज़ारवाद बहुत हावी है सर, यदि देखा जाए तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि यहाँ कोचिंग किया जाए, वहाँ कोचिंग किया जाए, इस बुक्स को फॉलो किया जाए, उस बुक्स को फॉलो किया जाए, जबकि बुक्स में सभी में एक ही दिया रहता है। तो किसी चीज़ को मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ा जाए, तो उससे हम अपने आप में कॉन्फिडेंस भी जनरेट होता है। और मुझे लगता है कि इस 3 महीने के समय में थोड़ा सेलेक्टिव स्टडी भी करनी चाहिए। जी सर, सेलेक्टिव स्टडी। इस वजह से हम एक हंस का एग्जांपल ले तो अगर उनके सामने दूध और पानी अगर रख दिया जाए तो वो दूध निकाल देता है और पानी छोड़ देता है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ऐसी स्ट्रेटेजी एक स्टूडेंट को अपनानी चाहिए जो इस फील्ड में पूरी तरीके से नया है और पहली बार जिन्होंने अपना मेंस आपका प्री का एग्जाम दिया और उनका मेंस आपका प्री क्वालिफाई होकर वो मेंस देने वाले हैं। तो माहेश्वरी जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद जो आपने इस यूनिक एकेडमी के बैनर तले आप आए और आपने जो स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन दिया और हम आगे आपके अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं और हम चाहते हैं कि इस बार आप 3rd नहीं 1st रैंक लाए और इस बार आपको डिप्टी कलेक्टर जरूर मिले। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।